Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 SST History chapter 2 New Kings and Kingdoms. So without wasting any more time, let's get started. So these are the topics that will be covered about the chapter. What is introduction of the chapter, emergence of new dynasties, Prasasti and land grants, and the Cholas. सो लेट्स स्टार्ट द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी मतलब कि नए नए डायनेस्टीज का आना बाय द 7th century 7वीं सदी से दी देयर वेयर बिग लैंडलॉर्ड्स वहाँ जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स आने लगे वॉरियर्स होने लगे जो कि अपना राज्य स्थापित करने लगे थे एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफ एन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर समानताज और सबॉर्डिनेट्स। तो जो किंग्स थे वो अपने राज्य को समानता में बांटते थे, जो समानता होते थे सबॉर्डिनेट्स उनको बांट देते थे, मतलब उनके हिसाब से, जैसे आजकल चीफ होते हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह उसी तरीके के पहले भी होते थे। दे वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर द किंग्स और ओवरलैंड्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। तो जो ये समानता थे उनको मतलब उनसे ये आशा की जाती थी कि वो राजा के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे और उनको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। द मेन रूलिंग डायनेस्टी वेयर गुजरात परिहाथराज पालाज राष्ट्रकूटाज चहामनाज इन नॉर्थ इंडिया। तो ये कुछ रूलर्स के नाम हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे। एंड चोलास पांड्याज एंड चालुक्याज इन साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया के कुछ रूलर्स का नाम। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स मतलब कि किंगडम्स में किस तरीके के शासन का जो स्टाइल था, तरीका था, मतलब कि राजा किस तरीके से शासन करते थे, क्या क्या चीज़ें थी उनकी, वो सारी चीज़ें। द किंग्स एट अपेक्स अडॉप्ट बिग टाइटल्स लाइक महाराजी धीराज। तो जो राजा थे वो लोग अपना टाइटल लगा लेते थे खुद से ही, जैसे महाराजा धीराज, इसी तरीके के बड़े बड़े टाइटल्स लगा लेते थे अपने नाम के पीछे आगे। दी किंग्स शेयर्ड पावर विथ देयर समानताज, वो जो उनके समानताज थे उनके साथ वो अपना पावर शेयर करते थे। एंड विथ एन एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, वो कुछ ब्राह्मण्स को भी दान वगैरह देते थे और फार्मर्स थे उनके ऊपर भी, जैसे हमारे जो हमारा जो सरकार है आज जैसे आजकल करता है, मतलब फंड्स वगैरह जिससे कि पैसे प्रोवाइड होते हैं नॉर्मल लोगों को, सरकारी फंड, उसी तरीके का पहले भी था। रिसोर्सेस वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स हु वेयर प्रिजुडिस्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। तो जो जो भी कुछ प्रोड्यूस होता था, मतलब कि हर चीज़ जो भी कुछ आप कर रहे हो उन सब का आपको टैक्स देना पड़ता था। द रिसोर्सेस वेयर यूज टू फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। तो ये जो पैसे या फिर टैक्स हम जो देते थे उससे, जैसे आज हम टैक्स वगैरह देते हैं तो सरकार उसका यूज़ करती है, उसी तरीके से पहले भी किंग्स यूज़ करते थे उसको टेम्पल्स या फिर किले बनाने के लिए। फंक्शनरीज फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वेयर रेक्यूरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। तो जो मतलब ये सारे फंक्शंस थे वो सारे फैमिलीज के लिए ही थे, मतलब राजा खुद के स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं करते थे। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, जो प्रशस्ति होते हैं, प्रशस्ति क्या होते हैं, प्रशस्ति मतलब किसी भी राजा या फिर किसी भी आदमी के बारे में अगर प्रशस्ति लिखा जा रहा है, प्रशस्ति का मतलब कि उसके बारे में बड़ाई लिखी जा रही है, प्रेज। Procestis tells us how rulers wanted to depict themselves as violent and victorious warriors। तो प्रशस्ति हमें ये बताता है कि रूलर्स कैसे रूल करते थे, उनके स्वभाव को, उनके शासन के स्टाइल को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, ये सारी चीज़ें हमको प्रशस्ति से ही मिलती हैं। दी किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाई ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो जो किंग्स थे वो ब्राह्मण्स को लैंड रिवॉर्ड करते थे, और उसको जिस चीज़ पे रिवॉर्ड करते थे उसको, मतलब जिस जैसे आज डॉक्यूमेंट्स होते हैं लैंड के, वैसे पहले भी होते थे।
दीज वेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। तो ये जो लैंड्स दिया जाता था, जैसे आज पेपर पे होता है मतलब लैंड का रिकॉर्ड, वैसे ही पुराने समय में कॉपर के प्लेट्स पर होता था। विच वेयर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड लैंड। तो ये उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने लैंड यानी ज़मीन पाया है। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि वेल्थ मतलब होता है धन के लिए लड़ाई या फिर सुरक्षा। फॉर सेंचुरीज गुजरा परिहात्रा रास्कुट्रास एंड पाला डायनेस्टी फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ ओवर कनौज। तो ये तीन रूलर्स जो थे, तीन डायनेस्टी जो थी, वो कनौज पे राज करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी, और इन तीनों को कहा जाता है त्रिपाठी स्ट्रगल। The long drawn conflict is known as Triparty struggle as three parties were involved in it। तो जैसे मैंने बताया कि इन सबको मिलाकर त्रिपाठी स्ट्रगल कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर तीन पार्टी इन्वॉल्व हैं। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, एक गजनी एक जगह है, वहाँ के सुल्तान रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17th टाइम्स बिटवीन एडी 1000 टू एडी 1025। तो ये जो रूलर हैं गजनी देश के, तो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट पे 17 बार अटैक कर चुके हैं, और अटैक इसीलिए किए हैं ताकि वो मंदिरों को लूट सकें, क्योंकि मंदिरों में ही पहले सारा धन रखा जाता था, मंदिर बहुत ही ज़्यादा रिच होते थे पहले। ही सोल पर्पस वाज टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया, मतलब कि उनका यही पर्पस था, उनका जो मकसद था यही था कि इंडिया का जो वेल्थ है, इंडिया में जो भी पैसा है, धन है, वो सारा हम लूट लें। ही लूटेड टेम्पल्स लाइक सोमनाथ, उन्होंने सोमनाथ मंदिर में भी अटैक किया था। मोहम्मद इंस्ट्रक्टेड स्कॉलर नेम्ड अल बरानी हु राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो एक अल बरानी नाम के एक लेखक भी हैं जिन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अदर किंग्स इंगेज्ड इन वॉरफेयर वेयर चौहान हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो एक और राजा हैं चौहान्स डायनेस्टी के राजा जो हैं, वो दिल्ली और अजमेर के एरियाज पे रूल करते थे। चौहान्स वेयर इंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ चालुक्याज ऑफ गुजरात। तो जो चौहान्स थे वो उनका लड़ाई हुआ था चालुक्यास थे उनसे, गुजरात के जो चालुक्यास हैं उनसे। एंड दी गढ़वालास of western UR Prithviraj III were a popular Chauhan ruler who defeated Afghan ruler Gauri in 1191 but lost to him in 1192। तो एक चौहान रूलर हुए हैं जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान है, और उन्होंने एक अफगान रूलर को हराया है, अफगान रूलर को बहुत बार हराया है, और एक बार उन्होंने उसको हरा दिया था, फिर एक बार वो हार गए थे अगले साल 1191 में वो उन्होंने हरा दिया था उस अफगान रूलर को, लेकिन फिर से उसी अफगान रूलर ने चीटिंग करके इनसे जीत हासिल कर ली थी। अब है चोलास कौन थे, चोलास रूलर के बारे में। द चोलास वेयर फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली ऑफ उरेउर। तो जो चोलास हैं वो एक छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उरेउर के। द सक्सेसर्स ऑफ विजयाला conquered neighboring regions and the kingdom grow in size and power। तो विजय आला एक इसी डायनेस्टी के रूलर हैं जिनके सक्सेसर्स यानी कि जिनकी जो पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी, उसने और भी रीजन्स को मतलब जीत लिया और उनके ऊपर अपना राज्य स्थापित किया, और इनका राज्य और बड़ा हो गया। राजा राजा वन was considered the most powerful Chola ruler and expanded कंट्रोल ओवर दी मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। तो राजा राजा वन इस डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर माने जाते हैं, और इन्होंने बहुत सारे एरियाज पे बहुत ज़्यादा दूर तक इन्होंने कंट्रोल अपना स्थापित कर लिया था। हिज सन राजेंद्र वन कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इनके जो पुत्र हैं, इनको जो बेटा हैं राजेंद्र वन, उन्होंने श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उन सब के ऊपर महारत बोल रहा हूँ, उनके सब के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था।
चोलास वेयर बिग टेम्पल बिल्डर्स। तो जो चोलास थे वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनाते थे। टू फेमस टेम्पल्स वेयर इन तंजवार एंड गोनकाई कोंडा चोलापुरम। तो ये दो जगह पे बहुत फेमस टेम्पल्स हैं, एक तंजवार जगह पे, एक गोनकाई कोंडा चोलापुरम पे। एग्रीकल्चर वॉज वेल डेवलप्ड अलॉन्ग विथ वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो गया था इरिगेशन के मेथड्स के साथ। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट कॉल्ड उर बिकम पर्पस प्रॉस्परस। तो इस टाइम पे जो पीजेंट्स यानी फार्मर्स का जो सेटलमेंट था उसको उर कहा जाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था, अच्छा डेवलप हो गया था इरिगेशन के साथ एग्रीकल्चर में। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो जो विलेज के काउंसिल थे और जो नाडू जो था वो सब ने एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन किया। बहुत अच्छे अच्छे एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नॉन एज नागाराम्स। तो जो ट्रेडर्स का जो एसोसिएशन था उसको नागाराम्स कहा जाता है। ऑल्सो परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन। उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए शहरों में। इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो मेंशन अबाउट सभा। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सभा के बारे में भी हैं। दी सभा हैड सेपरेट कम्युनिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एट्सेट्रा। तो जो सभा था उसमें बहुत ही अलग अलग कम्युनिटीज़ थी जो ये देखती थी कि जो इरिगेशन का काम है, जो गार्डन्स हैं, टेम्पल्स हैं, वो कैसे चल रहे हैं, उनका मतलब ख्याल रखना, एक तरह से देख रेख करते थे वो सभा के मेंबर्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7th एंड 12th सेंचुरी, 17 और 12वीं सदी, हाँ, 7वीं और 12वीं सदी में मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो इस समय काल में बहुत सारे नए नए डायनेस्टीज आए हैं सब कॉन्टिनेंट में। द न्यू रूलर्स वेयर प्रीवियसली द बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स वर्किंग अंडर द एग्जिस्टिंग किंग्स एज सबॉर्डिनेट और समानता। तो ये जो नए नए रूलर्स आए हैं वो ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स होते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, या फिर वॉरियर्स होते थे जो कि किंग के अंडर में काम करते थे या फिर समानता थे। दे ग्रेजुअली गेंड पावर एंड वेल्थ। उन्होंने पावर और वेल्थ दोनों पा लिया था। एंड देयर आफ्टर, और इसीलिए बाद में डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासमानता। तो इसलिए बाद में वो खुद को ये बताते थे, खुद को ये डिस्क्राइब करते थे खुद को कि वो महासमानताज हैं, वो महामंडलेश्वर हैं। दी ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, यानी कि एक रीजन यानी कि एक लैंड के टुकड़े पे उनका राज है, ये दिखाने के लिए वो महासमानता या फिर महामंडलेश्वर कहते थे। दे वेयर नाउ इंडिपेंडेंट लॉर्ड्स। तो वो इंडिपेंड हो जाते थे अपने पावर से। दंती दुर्ग राष्ट्रकूटा चीफ, मतलब कि एक दंती दुर्ग नाम के एक राष्ट्रकूटा चीफ थे। ओवरथ्री हुई चालुक्य ओवरलॉर्ड, जिन्होंने अपने चालुक्य जो उनके लॉर्ड थे, उनके महाराज थे, उन्होंने उनसे अपना मतलब इंडिपेंडेंस ले लिया और वो खुद इंडिपेंड होके, और उन्होंने हिरण्यगर्भा नाम का एक रिचुअल परफॉर्म किया जिससे वो क्षत्रिय बन गए। और ये जो हिरण्यगर्भ नाम का ये जो रिचुअल है, रीति रिवाज है, उसके हिसाब से अगर आप इस हिरण्यगर्भ में को करते हैं, मतलब हिरण्यगर्भ एक यज्ञ जैसा था, उसको ब्राह्मण्स के द्वारा कराया जाता था, वो अगर आप करवा लेते हैं तो आपका नया जन्म हो जाएगा, आप क्षत्रिय बन जाएंगे। पहले आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करें। सम अदर लॉर्ड्स लाइक कदम्बा मयासुरम एंड गुजरा परिहात्रा हरिचंद्र ब्राह्मण्स बाय बर्थ। तो इन्होंने भी, ये जो दो रूलर्स हैं, मतलब ये जो दो रूलर्स हैं, इनके अलावा भी रूलर्स हैं लेकिन इन दोनों का ही नाम मेंशन किया गया है। तो इन दोनों रूलर्स ने भी इस रिचुअल को परफॉर्म किया था और ये भी अपना
कास्ट जो था उसको बदलवा लिए थे, वो भी अब क्षत्रिय बन चुके थे। एंड देयर मिलिट्री स्किल्स टू इस्टेब्लिश देयर किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान, और इन्होंने कुछ मिलिट्री स्किल्स भी सीख ली, लड़ाई करने में जो युद्ध में काम आती हैं वो सारी स्किल्स भी सीख ली, और उससे अपना राज्य स्थापित कर लिया कर्नाटका में और राजस्थान में। मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स। ये जो भी इस टाइम पे जो भी राजा हैं वो अपना टाइटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा रखवाते थे, लाइक महाराजा धीराज, ग्रेट किंग ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स, यानी कि महाराजा धीराज का मतलब होता है कि सारे राजाओं के राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब कि लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तीनों लोकों के स्वामी। त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब ये होता है। थ्रू देयर शेयर्ड पावर विथ देयर समानताज एज वेल, तो इस ये अपना पावर अपने समानताज को भी शेयर करते थे, एज विथ एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, और ब्राह्मण्स को भी थोड़ा बहुत शेयर कर देते थे, ब्राह्मण्स को ट्रेडर्स को और ब्राह्मण्स को ट्रेडर्स को और फार्मर्स को। These resources were used to finance the establishment of the king, और ये कुछ मतलब टैक्स वगैरह भी लेते थे कुछ लोग, मतलब सबसे। उससे क्या होता था कि जो टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन होता था, जो इनके राजाओं के जो मिलिट्री फोर्स है उनको फीस वगैरह देना होता था, तो उसके लिए ये टैक्सेस लेते थे। द लैंड वॉज ऑन बाई, कहाँ गया, द प्रोड्यूसर्स द प्लीजेंट्स, एक लाइन छूट गया, सॉरी उसके लिए। द प्रोड्यूसर्स द प्लीजेंट्स कैटल कीपर्स आर्टिशियंस वेयर द मेन फीडर्स ऑफ दीज स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स थे इन राजाओं के अंडर में, उनमें बहुत ज़्यादा फार्मर्स होते थे, और कैटल कीपर्स यानी कि जो गाय वगैरह काऊ वगैरह पालते हैं उनको कैटल कीपर्स कहा जाता है। आर्टिशियंस, जो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे इनके राज्यों में जिनसे ये टैक्सेस लेते थे, और जो टैक्सेस लेते थे उसको यूज़ करते थे टेम्पल्स में, फोर्ट्स में, और अपने को मिलिट्री की फीस के लिए, एंड also for fighting wars which were also done to expend resources through plundering, acquiring land and finding trade routes। और ये जो पैसा उनको मिलता था, जो टैक्स उनको मिलता था, उनका यूज़ ये करते थे किसके लिए, तो ये अपना जो ट्रेडिंग के लिए जो रूट है उसमें यूज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते थे इस टैक्स का। द रेवेन्यू फंक्शनरीज वेयर रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फेंसुअल फैमिलीज एंड पोजीशंस वेयर ऑफन हेरिडिटरी। तो ये जो रेवेन्यू था उससे जो फैमिलीज हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ये जो रेवेन्यू है। और जो पोजीशन थे वो भी हेरिडिटरी था, वो मतलब फिक्स था कि मतलब कि मेरे पापा अगर कुछ हैं तो मैं भी वही बनूंगा, मतलब कि मेरे पापा अगर समानता है तो मैं भी आगे चल के मैं ही समानता बनूंगा और कोई नहीं बनेगा। सिमिलर वॉज द केस विथ आर्मी पोजीशंस, ऐसे ही आर्मी पोजीशंस के साथ भी था कि कोई कुछ बन गया है तो उसके जो आगे पीढ़ी है, जो उसके सक्सेसर्स हैं, वो भी वही बनेंगे। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में, सच पोस्ट वेयर हेल्ड बाई क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग। तो ऐसा होता था कि राजा हैं तो उनके क्लोज रिलेटिव्स, मतलब कि उनका जो पुत्र है वो राजा फिर बनेगा उसके आगे, ऐसा ही होता था। अब है प्रशस्ति वेयर कंपोज्ड बाय लर्नड ब्राह्मण इन प्रेज ऑफ द रूलर्स। तो जो प्रशस्ति था वो किसके द्वारा लिखा जाता था, तो ब्राह्मण्स के द्वारा। तो किस लिए लिखा जाता था, तो रूलर्स के बारे में उनकी बड़ाई करने के लिए, रूलर्स के बारे में उनका बड़ाई लिखने के लिए प्रशस्ति का यूज होता था। इट इज़ यूज टू डिपेक्ट द रूलर्स एज वायलेंट विक्टोरियस वॉरियर्स। तो इसमें लिखा जाता था कि रूलर बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉरियर हैं, मतलब बहुत ही बड़े महान योद्धा हैं, वैसा ही प्रशस्ति में लिखा जाता था। और ज़्यादातर प्रशस्ति में ऑलमोस्ट
झूठ लिखा जाता था, क्योंकि उनको जो ब्राह्मण थे उनको तो चाहिए था रिवॉर्ड के लिए कोई भी जितना आप प्रेज करेंगे, जितना बड़ाई करेंगे राजा उतना ही खुश होगा, आपको उतना ही गिफ्ट देगा, इसीलिए कुछ भी लिख दिया जाता था प्रशस्तिज में। ब्राह्मण्स वेर ऑल्सो रिवॉर्डेड बाई ग्रेंट्स ऑफ लैंड, तो इसीलिए जो ब्राह्मण्स थे उनको जमीन गिफ्ट में दे दिया जाता था, रिवॉर्ड दिया जाता था प्रशस्ति लिखने के लिए। कल्हानाज लॉन्ग पोएम इन संस्कृत। कल्हाना एक पोएट हैं जिन्होंने लिखा था, वो हमेशा सच लिखते थे किसी भी रूलर के बारे में। ऐसा नहीं कि प्रशस्ति लिखा और गिफ्ट के लालच में कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं था। कल्हाना बहुत अच्छे से चारों तरफ से, मतलब जो उनका राज्य था किसी भी राजा का, उस राज्य में जाके लोगों से पूछते थे कि राजा कैसा है, पूरी डाटा जब कलेक्ट कर लेते थे पूरा, तब उस बेस पे वो लिखते थे राजा के बारे में। तो उनका एक लंबा पोएम है संस्कृत में जो कि किंग्स के हिस्ट्री पे लिखा हुआ है। एक किंग का हिस्ट्री लिखा हुआ है उनके बड़े से संस्कृत पोएम में। कश्मीर के राजा के जो रूलर हैं राजा कश्मीर के, उनके बारे में लिखा हुआ है। ही यूजुअली यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस, वो बहुत सारे सोर्सेस से लिखते थे, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, documents, eyewitness accounts and yearly histories in order to present his accounts। तो जैसे मैंने बताया कि वो सबसे पूछ वगैरह करके, मतलब पूरा जब डाटा कलेक्ट कर लेते थे डिटेल फॉर्म में, तभी जाकर वो लिखते थे किसी के बारे में। रूलिंग डायनेस्टीज वेयर बेस्ड ऑन इन अ पार्टिकुलर रीजन, तो जो रूलिंग डायनेस्टी थे वो किसी भी पार्टिकुलर रीजन के होते थे। कनौज वाज अ प्राइज्ड एरिया इन गंगा वैली में एक कनौज था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया था। देयर वाज अ त्रिपाठी स्ट्रगल अमॉन्ग गुजरा परिहात्रा राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी ओवर कनौज। तो ये जो एरिया है कनौज गंगा वैली के पास में, तो वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए 3 रूलर्स युद्ध करते थे, गुजरा परिहात्रा राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी। तो ये तीनों डायनेस्टी के रूलर्स वहाँ पे युद्ध करते थे कि ये राज्य मेरे को मिले, और ये जो स्ट्रगल होता था उसको त्रिपाठी स्ट्रगल कहा जाता था। रूलर्स यूज्ड टू बिल्ड लार्ज टेम्पल्स इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेस। जो रूलर्स थे वो अपना पावर दिखाने के लिए और रिसोर्सेज दिखाने के लिए टेम्पल्स बनाते थे, बहुत भव्य टेम्पल्स, बहुत भव्य मंदिरें बनाते थे। सो टेम्पल्स वेयर द फर्स्ट टारगेट ऑफ व्हेन वन रूलर अटैक्ड ओवर अदर। तो टेम्पल ही एक टारगेट होता था जब भी कोई भी रूलर किसी दूसरे रूलर के राज्य में अटैक करे। तो वन प्रोमिनेंट रीज़न फॉर दिस, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रीज़न है, कारण है कि जो टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते थे। सुल्तान मोहम्मद गजनी ऑफ अफ़गानिस्तान के मोहम्मद गजनी रूलर, इनका डेट लिखा हुआ है कि कितना से कितना तक ये जिंदा थे। तो लिखा हुआ है 997 से 1030 तक इन्होंने रूल किया या फिर जिंदा रहे। तो एक्सटेंडेड हीज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, इन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड करके रखा हुआ था। ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था, पहले इंडिया नहीं था, सब कॉन्टिनेंट था, तो उसके जो वेस्टर्न पार्ट्स थे वो भी इन्हीं के राज्य के अंडर आते थे। ड्यूरिंग हिज अटैक्स, उनके जो अटैक्स होते थे उस टाइम पे उनका टारगेट होता था बस जो टेम्पल्स थे वही, ऑफ विच द टेम्पल्स ऑफ सोमनाथ इन गुजरात वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट, यानी कि गुजरात का जो टेम्पल है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बार अटैक किया हुआ है। अल बरानी किताब अल हिंद, तो अल बरानी नाम के एक लेखक हैं, वो उन्होंने लिखा हुआ है किताबुल हिंद इन अरेबिक वर्ड रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सुल्तान की रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने अरेबिक राइटिंग में लिखा हुआ है। इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए। अल बरानी ऑल्सो कंसल्टेड दी संस्कृत स्कॉलर्स वाइल प्रिपेयरिंग दिस बुक, तो उन्होंने
अल बरानी ने संस्कृत जो स्कॉलर्स थे उनके बारे में भी लिखा हुआ है, ये जब बुक प्रिपेयर कर रहे थे, जब बुक लिख रहे थे। तो सम अदर नोटेबल किंग्स इंगेज्ड इन वॉर वेयर चाहमनाज। तो ये जो टाइम था उस टाइम पे और भी रूलर्स आए हैं जैसे चाहमनाज, लेटर नॉन एज चौहान्स, तो उनको बाद में चौहान्स कहा जाने लगा। रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के जो रूलर एरियाज़ हैं या फिर दिल्ली और अजमेर जो एरियाज़ हैं उन पर इनका जो शासन होता था। एंड मेड एफर्ट्स टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है अपना राज्य एक्सपेंड करने के लिए वेस्ट में और ईस्ट में। दे वेर अपोज्ड बाय चालुक्यास, ये चालुक्यास से इनका भीड़ ये लड़ाई कर लेते थे। गुजरात एंड गहाडवालाज ऑफ उत्तर प्रदेश, जो चालुक्यास थे उनका जो राज्य था वो गुजरात और गहाडवालाज उत्तर प्रदेश में था। पृथ्वीराज थ्री हु डिफीटेड एन अफगान रूलर, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने एक अफगान रूलर को हराया था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। 1191 में इन्होंने हराया था, ठीक है। और फिर से उसी रूलर के द्वारा हार गए थे अगले साल 1192 में। वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द चाहमनाज, ये जो चाहमना डायनेस्टी है, चौहान डायनेस्टी है, उसके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये रूलर हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। मुत्रायास दी सबोर्डिनेट्स ऑफ पालवा किंग ऑफ कांचीपुरम हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा, तो जो मुत्रा अय्यर नाम का एक रूलर है पालवा जो सबोर्डिनेट था पालवा किंग का कांचीपुरम में, उसने कावेरी डेल्टा पर अपना पावर ले लिया था, अपना राज्य स्थापित कर लिया था। विजय आला, अ मेंबर ऑफ द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलाज फ्रॉम उरैयर, तो एक विजय आला नाम के रूलर हैं जो कि एक चीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, चोला की चीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, उरैयूर में। कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुत्रा अय्यर इन मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी, तो 9वीं सदी के मिडिल में इन्होंने मुत्रा अय्यर जो रूलर थे उनसे अपना राज्य कावेरी डेल्टा पर उनसे राज्य छीन लिया था, कावेरी डेल्टा पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। दी टाउन ऑफ तंजावार, यानी कि जो तंजावार का जो टाउन था उसमें एक टेम्पल था गॉडेस निशुम्भ शुद्धिनी का, एक ये गॉडेस हैं, देवी हैं, उनका एक टेम्पल था। देयर वेयर सम ऑफ हिज मेजर क्रिएशंस, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग अपने आर्टिस्ट ने अपना आर्ट दिखाया हुआ है, अलग अलग आर्टिस्ट्स ने। विजय आला सक्सेसर एक्सपेंड देयर किंगडम इन साइज एंड पावर, तो विजय आला के जो सक्सेसर हैं उनकी जो आगे की पीढ़ी है उसने अपने राज्य को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। एडिंग दी पांड्यान एंड पालवा टेरिटरीज टू दी साउथ एंड नॉर्थ टू देयर किंगडम, तो इन्होंने साउथ में भी और नॉर्थ में भी अपना राज्य स्थापित किया। राजा राजा वन वॉज दी मोस्ट फेमस एंड पावरफुल चोला रूलर, तो राजा राजा वन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और पावरफुल चोला रूलर हैं जो कि किंग बने थे 985 में। एंड देयर आफ्टर एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, तो ये जो रूलर हैं उन्होंने अपना जो ये सारी एरियाज़ हैं उन सब पे अपना राज्य स्थापित किया। बहुत ही ज़्यादा इनका जो राज्य था बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था राज्य इनका। ही वॉज नॉन ऑल्सो फॉर हिज रिकॉग्नाइजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर, तो उनका एम्पायर में जो स्टाइल था रूल करने का, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उससे भी वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। हिज सन राजेंद्र वन, उनका जो बेटा था राजेंद्र वन वो भी अपने पिता की तरह ही था, वो उसने भी सेम ही उसमें भी क्वालिटीज थी। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजवार एंड गोनकाईकोंडा चोलापुरम बाई राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन आर आर्किटेक्चरल मार्वल्स, तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं तंजवार में और गोनकाईकोंडा चोलापुरम में वो राजा राजा वन और राजेंद्र वन से बनाए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक हैं।
The temples of Cholas were the nuclei of settlement that grow around them. तो जो temples हैं चोलास के जो एरियाज के अराउंड में वो बहुत ही ज़्यादा होते थे, ग्रो होते थे, बहुत ज़्यादा बनने लगे थे. They were also centers of craft production and were also endowed with the land by rulers well as others. तो मैंने बताया कि टेम्पल्स क्यों बनाए जाते थे ज़्यादातर रूलर्स के द्वारा. वो टेम्पल्स बनाने का यही मतलब था कि उससे अपना पावर दिखाया जाए कि कितना पावर है. The produce of land were aspired to maintain the specialist वर्किंग एट दी टेम्पल एंड यूजुअली लिव्ड नियर इट. तो जो लैंड में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी वो मतलब मेंटेन दी मतलब उससे जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी ज़मीन से, टैक्सेस वगैरह, वो सारी चीज़ें टेम्पल्स में यूज़ होती थी, पैसा वगैरह या फिर और भी जो काम थे राजास के द्वारा उनमें यूज़ होते थे. दे वेयर द प्रीस्ट, गार्लैंड मार्कर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स. जो ये पुजारी वगैरह ये सब हैं ये सारे काम करते थे मंदिरों में. मतलब किसी न किसी ऑक्यूपेशन से, मतलब कि जो म्यूजिशियन है वहाँ पर म्यूजिक बजाएंगे भजन के लिए, और जो डांसर्स हैं वहाँ पर नृत्य करेंगे भजन वगैरह पे, और जो स्वीपर्स हैं वहाँ पे मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, और जो प्रीस्ट है वो पुजारी हैं पूजा करेंगे. गार्लैंड मार्कर्स यानी कि वहाँ पे फूल वगैरह बनाने वाले, वो सारे सबका काम वहाँ पे होता था. टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप. जो टेम्पल्स थे वहाँ पर बस पूजा ही नहीं होता था, बट दे वेर दी हब ऑफ इकोनॉमिक. वहाँ पे बहुत लोगों को जॉब भी मिल जाता था, वो रोजगारी का एक जरिया भी था. सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल. वहाँ पे सोशल लाइफ भी होता था और कल्चरल लाइफ भी होता था. द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस, मतलब कि वहाँ पे मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा बनती थी टेम्पल्स के पास. आपकी बुक में एक पिक्चर होगा जिसमें एक स्त्री का पिक्चर है जो कि डांसिंग पोज में है. ब्रोंज ऑफ डाइटीज, वहाँ पे देवी देवताओं का इमेज बनता था, मतलब शिल्प कलाएं जिसको कहा जाता है वो बनती थी. वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव ऑफ द क्राफ्ट एसोसिएटेड विथ टेम्पल्स. ये जो क्राफ्ट होते थे वो बहुत ही ज़्यादा होते थे टेम्पल्स के साथ. चोला ब्रोंज, जो चोलास के रूलर्स के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, मतलब जो भी शिल्पकारी होती थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में. द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड मच टू अचीवमेंट ऑफ द चोलास. तो एग्रीकल्चर में भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है चोलास डायनेस्टी के अंडर में. Although agriculture had developed earlier in other parts of तमिलनाडु के भी और पार्ट्स में ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है. इट वॉज ओनली फ्रॉम द फिफ्थ और 16th सेंचुरी. ये बस फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था. डैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन. तो ये जो फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी से ये जो एरियाज हैं उनमें खेती होना चालू हो गया था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड. फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता था इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में. वाइल लैंड हैड टू बी लेवल्ड, और ज़मीन को लेवल कर दिया जाता था, और जो रीजन्स हैं उनमें embankments were built to prevent flood और कैनल्स. तो एम्बैंकमेंट होता था वो भी बनता था, मतलब कि बाढ़ आने से बचाने के लिए नदियों को और पार्ट्स में काट दिया जाता था, बांट दिया जाता था, वो भी होने लगा था. उसका भी पिक्चर होगा आपके बुक में. वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है चोला राजा के लिए. जो ये जो नदियां हैं उनको जब बांटा जाता था पार्ट्स में, तो उससे जो फील्ड थे, जो खेत थे, उसमें अच्छे से पानी चला जाता था, जिससे कि सिंचाई का जो काम था, इरिगेशन का जो काम था वो अच्छे से हो रहा था. इन मेनी एरियाज
2 क्रॉप्स वेयर ग्रोन, ज़्यादातर एरियाज में 2 ही क्रॉप्स उगाए जाते थे, मतलब आज भी वैसा ही होता है लेकिन पहले भी वैसा ही होता था। साल भर में बस 2 ही तरीके के क्रॉप्स ज़्यादातर उगाए जाएंगे। ए वैरायटी ऑफ मेथड्स लाइक डिगिंग ऑफ वेल्स, कुछ मेथड्स आ गए थे जैसे कुआं खोदना, प्लेसिंग ह्यूज टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स को प्लेस करना इरिगेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आने लगी थी। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, जो ज़्यादातर नए नए रूलर्स हैं, एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस, जो लोग हैं जो विलेजेस में रह रहे हैं, वेर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज़, वो मतलब इस एक्टिविटीज़ में, ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर वॉज ऑल्सो वेल ऑर्गेनाइज, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था एम्पायर्स का वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था। उर द सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, यानी कि उर क्या होता है, उर सेटलमेंट होता है फार्मर्स का। ग्रीव पोरप्रेस पेरस 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 विथ द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, तो इरिगेशन के साथ जो कि एग्रीकल्चर में होता था उसके साथ जो उर सेटलमेंट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगा। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस, ऐसे विलेजेस के जो ग्रुप्स हैं वो फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू, मतलब कि जो विलेजेस के ग्रुप्स हैं, इस तरीके के जो विलेजेस के ग्रुप्स हैं उनको नाडू कहा जाता है। परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, तो ये जो नाडू हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करने लगे, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस, मतलब न्याय के लिए, और टैक्सेस के लिए ऐसा होने लगा था। रिच पीजेंट्स ऑफ द विलाला कोस्ट विलाला कास्ट कंट्रोल्ड ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, तो जो अमीर फार्मर्स हैं वो कंट्रोल अपना धीरे धीरे चालू करने लगे थे ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू, मतलब नाडू के ऊपर, अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला एम्पायर्स, मतलब जो चोला गवर्नमेंट था उसके अंडर में जो अमीर अमीर जो फार्मर्स थे वो नाडू के ऊपर धीरे धीरे शासन करना चालू कर दिए थे। सम रिच लैंड ऑनर्स, और या फिर उसको लैंड लॉर्ड्स भी कहा जाता है, जो अमीर लैंड लॉर्ड्स थे वेयर ऑनर्ड विथ द टाइटल्स लाइक वेंडावलेन, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं अमीर वो वेंडावलेन जैसा टाइटल अपना लगाने लगे थे। अ वेलेन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, तो वेलेन जो होता था या फिर जो पीजेंट मतलब कि फार्मर्स जो होते थे वो 3 किंग्स को सर्व करते थे, अरयार चीफ ईटीसी, एंड दे वेर ऑल्सो इंटरेस्टेड, मतलब कि ये जो थे लैंड ऑनर्स वो इंटरेस्टेड थे विथ इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, ये सेंटर पे ऑफिस अपना ऑफिस बनाते थे कंट्रोल के लिए। एज ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स, जो ब्राह्मण्स थे उनको जो लैंड ग्रांट मिलता था, मतलब रिवॉर्ड जो मिलता था उसको ब्रह्मोदया कहा जाता है। द लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट एमर्ज इन दी कावेरी वैली, तो ज़्यादातर जो ब्राह्मण्स को ज़मीन मिलता था वो कावेरी डेल्टा के पास मिलता था, कावेरी वैली के पास मिलता था, सॉरी, तो वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स रहते हैं साउथ इंडिया में। ईच ब्रह्मोदया वॉज looked after by an assembly or sabha of prominent brahman landholders which worked efficiently, तो ये जो ब्रह्मोदया था वो उसको बार बार जाकर देख रेख किया जाता था ब्राह्मण्स के द्वारा, या फिर जो उनके लैंड होल्डर्स हैं मतलब वही ब्राह्मण्स, उन्हीं के द्वारा वहाँ पर जाकर काम वगैरह होता था या फिर देख रेख बार बार होते रहता था। देयर डिसीजंस वेर recorded in detail in inscriptions on the stone of walls of temple, तो इनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है डिटेल में इंस्क्रिप्शंस में, जो कि वॉल्स पे हैं, दीवार पे हैं टेम्पल्स के। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नॉन एज नगराम्स, जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन था उसको नगराम्स कहा जाता था। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, तो ये जो ट्रेडर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो भी फंक्शंस निभाते थे टाउन्स में। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम
उत्तरामरूर से जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं इन चिंगलपुक डिस्ट्रिक्ट से जो मिले हैं तमिलनाडु। टेल अस द वे इन विच द सभा, वो जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो सभा था वो ऑर्गेनाइज किस तरीके से होता था। देयर वेर सेपरेट कम्युनिटीज टू लुक आफ्टर आफ्टर डिफरेंट वर्क्स लाइक डेट फॉर इरिगेशन। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इरिगेशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती थी, कैसे क्या होता था, सभा में क्या क्या चीज़ें उसमें बताई जाती थी, सभा में कैसे लोग बैठते हैं, क्या क्या डिस्कस होता है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन में, जो कि उत्तरामुर चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से मिला हुआ है इंस्क्रिप्शन। The allocation of work was decided through a lottery system। तो ये जो मतलब उसमें जो मेंबर्स थे उनको कैसे चूज़ किया जाता था, तो चूज़ करने के लिए लॉटरी सिस्टम यूज़ किया जाता था। लॉटरी सिस्टम में एक बॉक्स होगा, बॉक्स में नाम लिख के रख दिया जाएगा पार्टिसिपेंट्स का, और एक बच्चा को बोला जाएगा कि कोई भी एक पर्ची उठाओ और पर्ची में जिसका नाम आएगा वो मेंबर बन जाएगा। इस तरीके से होता था लॉटरी सिस्टम उस टाइम पे। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो सॉरी, मेरी गलती को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।